नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद सचिन में। साथियों, आज जो है हम विज्ञान भारती क्लास 8 की इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो इस चैप्टर को हम शुरू करें इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन भी दबा लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये नॉलेज जो है, ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा था। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें दे रखा है 3G, 4G एवं 5G जो है वो मोबाइल की नवीनतम तकनीक है। जिस तरीके से पहले हम 3G यूज़ करते थे, उसके बाद हमने 4G यूज़ करना शुरू किया और अब आगे जाके जो है वो 5G भी हम यूज़ करने लगे हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का प्रारंभ जो है वो दिसंबर 2004 में हुआ था। तीसरा पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, इसीलिए उन्हें जो है वो अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है यानी कि जो उनके फादर हैं उनको बोला जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। अब देखिए, एडुसेट जो है भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो है टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छठा पॉइंट है छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन है। सातवां पॉइंट डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। आठवां पॉइंट विनिर्माण योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। और नवा पॉइंट जो हमने सीखा है वो ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। देखिए, अब यहाँ तक तो जितने पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो इस चैप्टर में मेन रूप से हमने पढ़े हैं, सीखे हैं। अब हम सीधे इसके अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है आधुनिक संचार का माध्यम है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आधुनिक संचार का माध्यम है। देखिए, पत्र का इस्तेमाल पहले किया जाता था और कबूतर का इस्तेमाल तो उनसे भी बहुत पहले किया जाता है। तो आज के टाइम में यानी कि आधुनिक संचार के माध्यम के लिए जो है हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जो सबसे फास्ट भी होता है। तो देखिए, तो आप इंटरनेट पे इस पे सही का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT का आरंभ कब हुआ था। ये भी अभी हमने पॉइंट में पढ़ा था, वो हुआ था वर्ष 2004 में। तो आप वर्ष 2004 में इसके ऊपर टिक लगा देंगे। अब चौथा प्रश्न है आपका ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत कौन कौन से। तो देखिए, ऊर्जा में आपने दो स्रोत पढ़े थे, एक नवीनीकरणीय और दूसरा अनवीनीकरणीय। तो जो सोर्स हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं यानी कि जो कभी खत्म नहीं होते हैं वो नवीनीकरण स्रोत होते हैं, और जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो अनवीनीकरण स्रोत होते हैं। तो देखिए, पेट्रोल जो है वो एक निश्चित मात्रा में है, डीजल भी एक निश्चित मात्रा में है, LPG भी है। लेकिन सौर ऊर्जा एक ऐसा माध्यम है ऊर्जा का जो निरंतर ही चलता रहेगा। तो हम इस पे निशान लगा लेंगे, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न में आपको दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहला जो है वो व्यापार का अर्थ है, इसके बाद डैश है और उसके बाद फिर डैश है। तो यहाँ पे हम भरेंगे व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। इसके बाद खाली जगह में हमारा दूसरा प्रश्न है डैश डैश और डैश परिवहन के नवीन साधन है। तो परिवहन के नवीन साधन जो है वो आपके मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल है। तो यहाँ पे 3 जगह की जो फिल इन द गैप है वहाँ पर आप इसको भर लेंगे। फिर है स्नैपडील और फ्लिपकार्ट आदि कौन सी कंपनियां हैं। तो वो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, तो यहाँ पे हम ई कॉमर्स भर लेंगे। फिर है ICT योजना का आरंभ कब हुआ था। साल 2004 में हुआ था। अभी हम 2 बार ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। 3G और 4G क्या है। देखिए, 3G और 4G वो हैं संचार के साधन हैं, तो आप यहाँ पे संचार भर लेंगे। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपकी पूरी हो गई। इसके बाद हम चलते हैं नीचे तीसरे प्रश्न पे, जिस पे लिखा हुआ है निम्नलिखित के सही जोड़े आपको जो है वो बनाने हैं। मैंने ऑलरेडी एरो से आपको दिखा दिया है कि कौन सा किसका सही है, लेकिन हम इस पर फिर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, संचार का साधन है। हम वीडियो कॉलिंग करते हैं तो हम एक दूसरे से इससे बात कर सकते हैं, तो इसे आप संचार के साधन से मिला देंगे। ICT क्या है, ICT का जो स्थापना हुई वो साल 2004 में हुई और ये किस लिए की गई थी, ये शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए की गई। तो आप इससे
से मिला दीजिए। फिर है IRS जो है वो भारतीय सुदूर संवेदना उपग्रह है, आप इसको इससे मिला देंगे। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, देखिए रक्षा और प्रतिरक्षा के लिए जिसकी स्थापना की गई थी वो है DRDO, तो आप इसको DRDO से मिला देंगे। अब देखिए भूरी क्रांति, भूरी क्रांति क्या चीज़ है? भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक के क्षेत्र में आई थी, उर्वरक के क्षेत्र में जो हमने डेवलपमेंट किया है उसी को हम भूरी क्रांति कहते हैं, तो आप इसे जो है भूरी क्रांति से मिला देंगे। तो यहाँ पे आपके जो सही जोड़े वाले प्रश्न हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद जो आपके प्रश्न हैं उसमें आपको उत्तर जो है वो एक शब्द में देना है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब इसमें हमारा पहला प्रश्न जो है वो है राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन जो है वो 1961 में हुआ था, तो आप यहाँ पे 1961 लिख देंगे। दूसरा प्रश्न आपका है प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो इसके अंतर्गत जो है अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था, तो यहाँ पे आप अग्नि मिसाइल लिख देंगे। तीसरा प्रश्न आपका है 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो 20वीं सदी के जो सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत थे वो थे पेट्रोलियम और बिजली। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो व्यापार और वाणिज्य की जो सबसे नवीनतम तकनीक है वो है ई-कॉमर्स, क्योंकि आजकल जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें ऑनलाइन ही खरीदनी है, ऑनलाइन ही बेचनी है, तो ई-कॉमर्स जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए NIGP की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी, इसलिए आप यहाँ पे जो सही उत्तर भरेंगे वो भरेंगे 2006। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो देखिए भूतापीय ऊर्जा जो होती है हमारी वो अपारंपरिक ऊर्जा का एक स्रोत है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। अब हमारा अगला आखिरी क्वेश्चन जो आता है वो है इसरो का गठन कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं इसरो का गठन जो है वो साल 1969 में हुआ था, तो यहाँ पे जो आपका जवाब हो जाएगा वो साल 1969 रहेगा। चलिए ये प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अब हम अपने लॉन्ग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 5 है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। देखिए विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलना। यह प्रक्रिया मशीनों, औजारों और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, जैसे कपड़ा उद्योग, वाहन निर्माण आदि। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास जो भी कच्चा माल है उस कच्चे माल से अगर हम कोई उपयोगी वस्तु बना रहे हैं तो इस प्रक्रिया को विनिर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस प्रक्रिया में हमें मशीनों की, औजारों की और लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके का उदाहरण जो है जैसे हम कपड़ा बनाते हैं, वाहन निर्माण करते हैं, तो ये सभी जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? तो ICT की स्थापना हमने आपको बताई थी साल 2004 में हुई थी। ICT की जो फुल फॉर्म होती है वो है सूचना और संचार तकनीकी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ICT ने शिक्षा को अधिक सुलभ, रोचक और प्रभावशाली बनाया है। इससे ऑनलाइन क्लासेस, ई पुस्तकें, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल शिक्षण सामग्री संभव हो गई है। आप लोगों ने अपने स्कूल में भी स्मार्ट क्लासरूम देखा होगा, जिसमें आप एक बड़े से बोर्ड पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते होंगे जो आपकी एजुकेशन को बढ़ाती हैं, और आपकी जितनी बुक्स हैं वहाँ पर आपके टीचर्स जो हैं वो आपको उस स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ICT के अंतर्गत आती हैं, और ICT के बदौलत ही ये चीज़ें सब जो हैं वो पॉसिबल हुई हैं। तो इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है ई गवर्नेंस क्या है? देखिए ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सरकारी सेवाओं को इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। यह पारदर्शिता, दक्षता और समय की बचत सुनिश्चित करती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? देखिए अगर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है, जैसे पैन कार्ड बनवाना है या बिजली का बिल जमा करना है या फिर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आप उसका ऑनलाइन आवेदन करते हैं। यही ऑनलाइन आवेदन जो है जो आप इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, इसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। यानी कि ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी सेवाओं को कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। यह पारदर्शिता, दक्षता और समय की बचत सुनिश्चित करती है। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न आता है ई गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपयोगिता है? अब देखिए ई गवर्नेंस का उपयोग बहुत है। पहले जो है हमें अपने किसी भी काम को करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और बहुत सारा समय भी जो है वो भी हमारा जाता था। इसके
इसके साथ साथ इससे में भ्रष्टाचार भी बहुत देखने को मिलता था। तो इन सब चीज़ों को जो ख़त्म किया गया है वो ई गवर्नेंस के माध्यम से ही किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ई गवर्नेंस से नागरिक घर बैठे सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड बनवाना, बिजली बिल भुगतान करना, जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना आदि। और इससे जो है भ्रष्टाचार कम होता है और समय की जो है वो बचत होती है। इसके बाद हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। आजकल हमें अगर कुछ भी चीज़ खरीदनी होती है तो वो हम अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इस तरीके की वेबसाइट पर जाते हैं, अपने मनपसंद प्रोडक्ट को जो है वहाँ से सेलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्डर कर देते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे घर पे आ जाता है। यानी कि हमने इंटरनेट का जो माध्यम है उसके माध्यम से हमने शॉपिंग अपनी करी है, अपनी चीज़ों को खरीदा है, अपनी पसंद की चीज़ों को खरीदा है। इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं और इसका जो है व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि पहले बहुत सी ऐसी आप जैसे मान लीजिए कि अपने किसी शहर में बैठे हुए हैं और आप दूसरे शहर जाकर ही उस सामान को खरीद सकते हैं पहले के टाइम में, लेकिन अब क्या है, वही दूसरे शहर के प्रोडक्ट जो हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं और आप इसको अपने ही घर से, अपने ही कंप्यूटर या अपने ही मोबाइल से अपने घर बैठे ही बैठे जो है वो खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है। इससे जो है व्यापार जो है बहुत आसान हो गया है, लेन देन बहुत आसान हो गया है। देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार से ये हो जाएगा कि ई कॉमर्स ने व्यापार को वैश्विक स्तर पर फैलाया है। लोग इंटरनेट के माध्यम से वस्तुएं खरीद और बेच सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को सुविधा और व्यापारियों को बड़ा बाजार मिला है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि अगर आप किसी एक शहर में बैठे हुए हैं और आपको किसी और शहर का जो है वो माल खरीदना है, जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप बरेली में बैठे हुए हैं और आप दिल्ली या मुंबई कहीं से भी कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। वहाँ से आप डायरेक्टली अपने उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप खरीद सकते हैं। यानी कि आप एक ही स्थान पे बैठकर पूरी दुनिया के सारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही इसीलिए लाइन लिखी गई है कि व्यापार को जो है विश्व स्तर पर इसलिए फैलाया गया है और आप आराम से अपने घर में ही बैठे बैठे सारी चीज़ें को खरीद सकते हैं। यानी कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपका बहुत सारा समय जो है वो भी इससे बच जाता है। इसलिए व्यापारियों को जो है बहुत बड़ा बाजार भी अवेलेबल हो जाता है। तो देखिए, ये आपका जो चैप्टर था पार्ट 1 जो हमने अभी पढ़ा है, जिसका नाम था विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसके आगे के चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन भी दबा लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुँचा दीजिए ताकि उनको भी इस तरीके की पूरी नॉलेज जो है वो मिल सके और वो सभी चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।